सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण के अंतर्गत विषय विराम चिन्ह का अध्ययन करेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। लिखित भाषा में विराम चिन्ह का अपना ही महत्व है। अगर उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो भाषा जो है वो अशुद्ध हो जाती है। हम अपने मन के भाव विचार उनको सही रूप में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। परिभाषा: विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए, ठहरने के लिए लगे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हम अपने विचार प्रकट करने के लिए जब रुकते हैं तो उस रुकने के स्थान पर जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पहला, पूर्ण विराम, उसका चिन्ह। अर्ध विराम, उसका चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, कोष्ठक और हंसपद चिन्ह। आइए अब इन चिन्हों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। जब हमारी बात पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो प्रश्नसूचक वाक्य होते हैं उनके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे, हम दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। यह वाक्य पूर्ण है और साधारण है। साधारण वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अल्प विराम, उसका चिन्ह। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका प्रयोग प्रायः संबोधन के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, दिनांक लिखते समय 3 या 4 शब्दों के बीच में, समुच्चय बोधकों से पहले अथवा बाद में प्रयोग किया जाता है। जैसे, सुनो, उसके बाद अल्प विराम, मुझे एक बात पूछनी है। लाल अल्प विराम, पीला अल्प विराम, हरा अल्प विराम, नीला, सभी रंग मुझे पसंद हैं। अंत में पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमने देखा संबोधन सुनो, उसके बाद हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। और इस वाक्य में हमने शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे लाल पीला, उसको अलग करने के लिए अल्प विराम, पीला और हरा के बीच में अल्प विराम, हरा और नीला के मध्य में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। आगे, अर्ध विराम। अर्ध विराम का अर्थ होता है आधा रुकना, जहां पूर्ण विराम से कम व अल्प विराम से अधिक रुकना होता है। यहाँ पर हम पूरी तरह से नहीं रुकते हैं और ना ही थोड़े समय के लिए रुकते हैं। थोड़े समय से हम अधिक समय के लिए रुकते हैं, वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे, हमें घर जल्दी पहुँचना है, बच्चों को भी तैयार करना है। तो यहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करेंगे। हालांकि अब हिंदी भाषा में अर्ध विराम का प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है। बच्चे अर्ध विराम के स्थान पर अल्प विराम का ही प्रयोग अक्सर कर देते हैं। आगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, किसको तैरना आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि तैरना किसे आता है, तो इस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसा हमने ऊपर देखा कि साधारण वाक्य होगा तो उसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा, और यदि किसी तरह का कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। खुशी, दुख, हर्ष,
घृणा, क्रोध, आश्चर्य, भय को व्यक्त करने वाले भावों अथवा संबोधन के बाद विस्मय आदि चिन्ह लगाया जाता है। इनमें से उपरोक्त जितने भी हमने भाव की बात की है, चाहे वो किसी खुशी का भाव है, कोई दुख का भाव है, किसी हर्ष का या घृणा का, क्रोध, आश्चर्य या फिर डर को लेकर किसी भी तरह का भाव हो या फिर संबोधन हो, उसके बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह, यहाँ पर खुशी, हर्ष का बोध जो है वो हो रहा है, उसके बाद हमने विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया। क्या नज़ारा है, खुशी प्रकट करने वाले शब्द के बाद हमने यहाँ पे विस्मय आदि बोधक का प्रयोग किया है। आगे योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग युग्मों, पुनरुक्त शब्द, समास, तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है, जहाँ पर दो एक समान शब्दों का हो या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, समास शब्द हो या फिर किसी की तुलना किसी के साथ की जा रही हो, तो उन स्थितियों में हम योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख, धीरे धीरे, यहाँ पे पुनरुक्त यह शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं और सुख दुख समास का उदाहरण है। आगे निर्देशक चिन्ह। उदाहरण देने या निर्देश देने वाले वाक्यों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग संवाद लेखन में भी किया जाता है। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, योजक और निर्देशक दिखने में दोनों ही चिन्ह एक जैसे लगते हैं, एक समान लगते हैं, परंतु दोनों में अंतर है कि योजक जो है उसका आकार छोटा होता है तुलना में निर्देशक के चिन्ह से। निर्देशक का चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। जैसे रोहन बोल रहा है तो उसके बाद निर्देशक चिन्ह, आज मेरी माँ बहुत बीमार है, तो यहाँ पर हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। नेक्स्ट उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर दो तरह के उद्धरण चिन्ह दिए हैं। यहाँ एक तरफ दो उद्धरण चिन्ह है और यहाँ पर एक एक उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। इकहरा उद्धरण, यह इकहरा उद्धरण कहलाता है। किसी के उपनाम के साथ, किसी रचना या पुस्तक के शीर्षक के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम इकहरा उद्धरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने प्रेमचंद की पुस्तक गोदान पढ़ी, यह पुस्तक की बात कर रहे हैं, रचना की बात कर रहे हैं, उसके शीर्षक की बात कर रहे हैं गोदान, तो यहाँ पर हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह जो है वो प्रयोग किया है। दोहरा उद्धरण, यहाँ पे दो कोमास का प्रयोग किया जाता है। किसी के कथन को यों का त्यों लिखते समय प्रयोग किया जाता है इसका। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो, यहाँ पे दो उद्धरण जो है वो प्रयोग किए गए हैं। आगे विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया जाता हो, वहाँ विवरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे संज्ञा के प्रमुख भेद इस प्रकार है, यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग किया और इसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया जाएगा कि इसके प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। जैसे हमने लिखा नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। आगे लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए, छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, तो हमने यहाँ पे लाघव चिन्ह के साथ इसका प्रयोग किया है। डॉक्टर, ड को आ की मात्रा ऊपर उसके साथ लाघव और आगत ध्वनि जो है साथ में लगाया है। ऐसे ही पंडित, तो हमने यहाँ पे पूरा पंडित शब्द ना लिखकर हमने उसको भी संक्षेप रूप में लिखा है लाघव चिन्ह लगाते हुए। आगे कोष्ठक, ब्रैकेट जो है, इसका प्रयोग क्रम संख्या दर्शाने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए, संवाद में हाव भाव प्रकट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा, खड़े होकर जो है वो ब्रैकेट में, तुरंत यहां से निकल जाओ, प्रश्न 1, उसके आगे भाग क, ख और ग, तो इन सब भागों को हमने ब्रैकेट में रखा है, कोष्ठक में लिखा है, तो इस प्रकार से कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अंत में
हंस पद। कभी कभी लिखते समय अगर कोई शब्द छूट जाता है, लिखना भूल जाते हैं हम, तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया गया चिन्ह हंस पद कहलाता है, उसे हम हंस पद कहते हैं। जैसे मेरे पिताजी के घर गए हैं, यहाँ पर नाना शब्द लिखना भूल गए, तो हमने हंस पद का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर नाना शब्द लिख दिया है। तो इस प्रकार से वाक्य में रह जाने वाले शब्दों को लिखने के लिए वहाँ पर हम हंस पद का प्रयोग करते हैं और ऊपर उन शब्दों को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम हिंदी भाषा में अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब आप देखते हैं कि हमने जितने भी उदाहरण लिए हैं उन सभी उदाहरणों में एक ही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन एक से अधिक विराम चिन्हों का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अल्प विराम का प्रयोग किया गया और साथ में पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया गया, और इस वाक्य में भी आप देखेंगे अर्ध विराम के साथ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विस्मय बोधक चिन्ह के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और साथ में पूर्ण विराम, एक ही वाक्य में 3 अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे इस वाक्य में अल्प विराम, उसके बाद उद्धरण चिन्ह और साथ में पूर्ण विराम, इन चिन्हों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वाक्य में एक से अधिक विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।